रंजन इंग्लिश ट्यूटोरियल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि सब्जेक्ट क्या होते हैं। उसके पहले हम लोगों ने देखा अल्फ़ाबेट, लेटर्स, वर्ड, और उसके बाद हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़े कि सेंटेंस में मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं, जिसमें से पहला आया था सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बारे में हम लोगों ने कुछ देखा भी था, जिसमें हम एक बात बताए थे कि व्हाट और हु का प्रयोग सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किया जाता है। अर्थात व्हाट या हु से प्रश्न करने के बाद जो आंसर मिलता है वही आंसर हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है। तो ध्यान देना है कि व्हाट का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए कब करते हैं और हु का प्रयोग कब करते हैं। तो देखना है कि जब कोई सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो तो उसका पता लगाने के लिए व्हाट से प्रश्न किया जाता है, और जब कभी सब्जेक्ट लिविंग हो तो उसका पता लगाने के लिए हु से प्रश्न किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें द पेन इज न्यू, तो आपको पता चल रहा होगा कि इसमें सब्जेक्ट जो है वो पेन है। लेकिन अगर किसी को ऐसा नहीं मालूम है, अगर उसे नहीं मालूम चल रहा है कि सब्जेक्ट कौन है इसमें, तो इसका पता लगाने के लिए सबसे पहले ये देखेंगे कि ये नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग है इसलिए हम इसका पता लगाने के लिए अर्थात सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए व्हाट से प्रश्न करेंगे और लिखेंगे, क्वेश्चन पहले लिखेंगे कि व्हाट इज न्यू। तो इसका जो आंसर के रूप में हमको मिलेगा वो मिल जाएगा द पेन, या आप पेन कह सकते हैं। तो ये जो पेन मिला यही हम लोगों का सब्जेक्ट कहलाता है। तो जब सब्जेक्ट के रूप में नॉन लिविंग थिंग आता है तो इसका पता लगाने के लिए व्हाट से प्रश्न करते हैं। अगला, जब कभी सब्जेक्ट के रूप में लिविंग थिंग आए, और लिविंग थिंग बोलना है तो इंग्लिश केवल लिविंग उसे मानती है जो बोलकर कोई भी चीज को साबित कर दे, ना कि काऊ को, डॉग को, एलिफेंट को, ये सारी चीजों को ये लिविंग नहीं मानती है। अंग्रेजी बोलता है कि हम उसी को लिविंग मानेंगे जो बोलकर कोई भी चीज को प्रूफ कर दे, साबित कर दे। तो अंग्रेजी बोलता है कि इस काम को कर सकता है केवल मानव। ठीक है, तो मानव के बारे में ही प्रश्न करने के लिए हु का प्रयोग किया जाता है। जब कभी सब्जेक्ट मानव होगा तो उसके बारे में प्रश्न करने के लिए हु का प्रयोग किया जाएगा। जैसे अगर हम लिख दें राम इज माई फ्रेंड, राम इज माई फ्रेंड। अब अगर हम बोलें कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता लगाना हो, तो यहां देख रहे हैं कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट तो राम है, लिविंग थिंग है, और इसका अगर पता लगाना है तो हम लोग प्रश्न करेंगे किससे? हु से। हाँ, आपने सही सोचा, हम प्रश्न करेंगे हु से और बोलेंगे कि हु इज माई फ्रेंड। क्या बोलेंगे? हु इज माई फ्रेंड। तब यहाँ क्या आंसर के रूप में हमें मिलेगा? तब हमें मिलेगा आंसर के रूप में राम। तो हम कह सकते हैं कि जब कभी सब्जेक्ट लिविंग हो तो उसके बारे में जानने के लिए हु से प्रश्न करेंगे, और जब सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग हो तो उसके बारे में जानने के लिए व्हाट से प्रश्न करेंगे। तो यहां तक हम लोग देख चुके थे पिछले वीडियो में। तो अब देखेंगे सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बारे में। वर्ब के बारे में देखेंगे कि वर्ब क्या होता है।
तो अब हम लोग देखेंगे वर्ब को। वर्ब के पहले थोड़ा सा एक बात और, क्या आपको मालूम है कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच काम कर सकते हैं, अर्थात सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो कौन कौन हो सकता है। तो आपको मैं बता दूं, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करने के लिए टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से केवल 2 ही आ सकता है, या तो वो नाउन रह सकता है या तो वो प्रोनाउन रह सकता है। ध्यान से देखेंगे, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में केवल 2 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच आ सकते हैं, उसमें से एक नाउन रह सकता है या प्रोनाउन रह सकता है। इसी 2 को अधिकार है कि किसी सेंटेंस का वो सब्जेक्ट बन सके। आगे आपका एक दिमाग टकरा रहा होगा जिरंड और इन्फिनेटिव से, तो इन्फिनेटिव और जिरंड भी आता है एज ए सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में, बट ध्यान रखना है कि वो भी कहीं ना कहीं एक नाउन स्वरूप में आता है। अर्थात अगर वो जिरंड और इन्फिनेटिव जो होता है वो आता है सब्जेक्ट का काम करने के लिए, तो वो भी वर्ब का फॉर्म में नहीं उसे गिना जाता है, बल्कि उसे एज ए नाउन ट्रीट किया जाता है, उसे नाउन समझा जाता है, नाउन के रूप में उसे देखा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट हो सकता है वो केवल नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, या नाउन इक्विवेलेंट कोई वर्ड हो सकता है। अर्थात नाउन के समतुल्य कोई शब्द अगर है, नाउन के जैसा अगर वो वर्क करने के लिए आया है, तो वह किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है। अदरवाइज नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर और किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को ऐसा अधिकार नहीं है पूरा इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में, कि वो जा करके किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सके। तो ध्यान ये रखना है, लिख लेना है कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में केवल नाउन या प्रोनाउन आ सकता है, या नाउन समतुल्य कोई शब्द आ सकता है। आगे चलते हैं। अब ध्यान देना है वर्ब को, जिसे हम बोलते हैं क्रिया। वर्ब क्या होता है, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एक बेसिक से चीजों को। तो बेसिक में बस आपको इतना ये जान लेना है कि वर्ब जो होता है वह क्या होता है। तो इससे हम लिख सकते हैं कि जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का पता चले, उसे वर्ब समझा जाता है। या इसमें लिख सकते हैं जो किसी सब्जेक्ट के पोजीशन यानी कि अवस्था को बताता है, उसे वर्ब कहा जाता है। ध्यान देंगे, बोलता है कि जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का पता चले उसे वर्ब कहा जाता है, या जो किसी सब्जेक्ट के अवस्था को दर्शाता है, पोजीशन को दर्शाता है, उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। अब इसे समझना है, थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे, देखेंगे। इसमें जो आता है कि जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का पता चले उसे वर्ब कहते हैं, तो यहाँ कार्य होने का मतलब है कि किसी भी एक्शन का होना,
किसी भी एक्शन का होना। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में लिखेंगे तो लिख सकते हैं राम प्लेज क्रिकेट। राम प्लेज क्रिकेट। तो अब इस सेंटेंस में देखा जाए तो यहाँ जो क्रिया हो रही है, जो वर्ब हो रहा है, एक्शन जो हो रहा है वो हो रहा है खेलने का, प्ले का। तो यहाँ जो प्ले आ गया यही वर्ब हो गया, यही वर्ब हो गया। तो देख लिए। आगे हम लिख सकते हैं इसी प्रकार से कि राम इज गोइंग टू पटना। राम पटना जा रहा है, तो जाना जो हुआ एक वर्ब हो गया। उसी प्रकार से लिख सकते हैं वी आर रीडिंग अ बुक। हम लोग किताब पढ़ते हैं। तो अब किताब पढ़ते हैं तो पढ़ने का जो काम हो रहा है वही तो वर्ब है। अब देखते हैं थोड़ा सा कि ये अवस्था वाली कौन सा चीज होता है। तो अब इसे यहाँ पे देख लेंगे थोड़ा सा। देखिए, अगर हम बोलेंगे कि अशोका was a great king। अशोका एक महान राजा थे। अशोक एक महान राजा थे। अब देखेंगे कि अशोक महान राजा थे, वो उनका अवस्था था, वो उनका पोजीशन था, बट अभी वो नहीं है। ये थे, अभी क्या है इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये पहले थे। तो यही है कि वर्ब जो होता है वो किसी के अवस्था को दर्शाता है, किसी के समय काल को दर्शाता है, किसी के पीरियड को भी दर्शाता है कि वह किस पीरियड की बात हो रहा है। अगर हम बोलेंगे आई वाज अ स्टूडेंट, तो हम बोल सकते हैं कि मैं एक विद्यार्थी था, लेकिन अभी एज ए टीचर हम ट्रीट कर रहे हैं, हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो अभी मैं सब्जेक्ट हूँ, ये सॉरी, अभी मैं एक टीचर हूँ। और पहले क्या था? पहले था स्टूडेंट। तो यही होता है अवस्था, यही होता है पोजीशन। तो कह सकते हैं कि जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का पता चले उसे वर्ब कहते हैं, अथवा जो किसी सब्जेक्ट के पोजीशन यानी अवस्था को बताता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। तो यहाँ तक के आप लोग लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम साइड हो जाते हैं। अब देखेंगे थोड़ा, हम कुछ 2-4 सेंटेंस को लिखते हैं जिसमें से आपको वर्ब को चिन्हना है, पहचानना है और उसे अब देखें यहाँ पे हम 4 सेंटेंस को लिखे हैं, इसमें से वर्ब को आपको पहचानना और वर्ब को टिक करना है कि हाँ ये वर्ब है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ बोल रहा है राम वाज गोइंग टू दिल्ली। राम वाज गोइंग टू दिल्ली।
तो यहाँ जो हो जाएगा वर्ब जो होगा वो क्या होगा, ये होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, वर्ब हो जाएंगे। आगे देखेंगे, शी इज रीडिंग अ बुक, शी इज रीडिंग अ बुक, इसमें ये जो आ जाएगा ये वर्ब की कैटेगरी में रखाएगा। आगे देखते हैं, रमेश एंड सोहन आर फ्रेंड्स, तो इसमें वर्ब कौन हो जाएगा, आर, इसको हम लोग वर्ब बोलेंगे। आगे देखेंगे, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, अब इसमें जो होगा वर्ब वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको हम लोग वर्ब बोलेंगे। तो अब देखें यहाँ पे हमें कुछ अलग चीज देखने को मिलता है कि इसमें दो आया है, इसमें भी दो आया है, और इसमें केवल एक, और इसमें भी केवल एक। एक और सेंटेंस को लेते हैं, मोहन प्लेज फुटबॉल, मोहन प्लेज फुटबॉल। अब इसमें देखते हैं वर्ब कहाँ है, तो वर्ब इसमें हमको यहाँ पे मिल रहा है, ये वाला जो है प्लेज, ये हमको वर्ब है, ठीक है, ये हम लोगों का वर्ब है। तो अब देखें यहाँ पे दो मिला, यहाँ पे भी दो मिला, यहाँ पे केवल एक मिला, यहाँ पे भी केवल एक मिला, और यहाँ भी एक मिला, और हर जगह देख रहे हैं कुछ अलग अलग चीजें देखने को मिल रहा है। तो ध्यान से देखेंगे कि वर्ब जो आता है वो जनरली चूज के आधार पर दो कैटेगरी में आता है, एक आता है प्रिंसिपल वर्ब के रूप में और एक आता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। प्रिंसिपल वर्ब को हम लोग मेन वर्ब भी बोल सकते हैं, और हेल्पिंग वर्ब को एक्जुलरी वर्ब भी बोल सकते हैं, असिस्टेंट वर्ब भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये देखते हैं कि यहाँ पे जो आ रहा है दो वर्ब आ रहा है, और यहाँ पे एक आ रहा है हेल्पिंग वर्ब के रूप में और एक आ रहा है मेन वर्ब के रूप में, एक आ रहा है हेल्पिंग वर्ब के रूप में और एक आ रहा है मेन वर्ब के रूप में। उसी प्रकार से यहाँ इसको देखें तो यहाँ पे ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, और रीडिंग हो गया मेन वर्ब, ठीक है। आगे अगर देखेंगे कि रमेश एंड सोहन आर फ्रेंड्स, तो आपको अब बताना है कि इसमें आर कौन सा वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। तो देखें, चलिए ठीक है, आप लोग जो भी किए हम बताते हैं। यहाँ पे अगर हेल्पिंग वर्ब लिखे हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब आपने लिखा है, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है, क्या है, ये गलत है, क्योंकि ये जो है क्या है, मेन वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब है। तो आपको अब लगा होगा, ठीक है, कि यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसे बोला गया और यहाँ बता रहे हैं कि मेन वर्ब है, कहीं ज्यादा तो कुछ नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से चलेंगे, ध्यान से सुनेंगे, हम जो भी बता रहे हैं उसे कभी भी हम गलत नहीं बताएंगे, ठीक है। तो आपको सोचना है, ठीक, कि ये ठीक ठाक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको आर दिख रहा है ये क्या हेल्पिंग वर्ब है, नहीं, ये क्या है, मेन वर्ब। ये सारी चीजों का डिस्कशन हम करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य बना करके रखना है, हिम्मत बना करके रखना है कि इंग्लिश है क्या, इंग्लिश को कैसे सीखना है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, सब कुछ एक ही बार बताएंगे तो निगलाएगा नहीं बढ़िया से, इसलिए आगे चलते हैं, इसका चर्चा हम आगे करेंगे निश्चित रूप से। आगे देखते हैं, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अब देखेंगे यहाँ ये आर जो आया है, ये देखने में तो आपको लग रहा होगा कि ये हेल्पिंग वर्ब है, बट ये क्या है, ये भी मेन वर्ब ही है। अब देखते हैं यहाँ निचला वाला सेंटेंस में, मोहन प्लेज फुटबॉल, मोहन फुटबॉल खेलता है। अब इस सेंटेंस में अगर हम देखेंगे तो केवल एक ही वर्ब आ रहा है, वो क्या है, प्लेज, तो ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, ये क्या होगा, मेन वर्ब होगा। दोस्तों आपको हम बता दें, बिना वर्ब का किसी भी सेंटेंस का निर्माण नहीं हो सकता है, इसलिए बोला जाता है कि वर्ब इज द हार्ट ऑफ अ सेंटेंस, वर्ब इज द हार्ट ऑफ अ सेंटेंस, अर्थात वर्ब जो होता है वो किसी भी सेंटेंस का हार्ट होता है, दिल होता है, कलेजा होता है, जिगर होता है। एक बात बताइए, अगर क्या किसी भी प्राणी का अगर हार्ट को उससे अलग कर दिया जाए, अगर उसके कलेजे को उससे अलग कर दिया जाए, तो क्या उसका कोई अस्तित्व रहेगा, क्या वो जिंदा रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। आपका भी शायद यही होगा आंसर कि वो जिंदा नहीं रह पाएगा। तो सेम यही घटना इसके साथ होता है, सेंटेंस के साथ, कि सेंटेंस का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो उसका हार्ट होता है, वो वर्ब होता है, और किसी भी सेंटेंस का निर्माण बिना वर्ब का हो ही नहीं सकता है,
बिना वर्ब का किसी भी सेंटेंस का निर्माण नहीं हो सकता। हाँ, बिना सब्जेक्ट का हो सकता है वर्ब का निर्माण, बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस का निर्माण हो सकता है, बिना ऑब्जेक्ट का सेंटेंस का निर्माण हो सकता है, बट बिना वर्ब का किसी भी सेंटेंस का निर्माण कतई नहीं हो सकता है। तो आपको याद रखना है कि वर्ब वो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का जिसका होना किसी भी सेंटेंस में अति आवश्यक है। अगर सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो समझ लेना है कि वो सेंटेंस ही नहीं है, क्योंकि बिना वर्ब का किसी भी सेंटेंस का निर्माण नहीं हो सकता। तो आप आगे देखेंगे, इसलिए हम आगे बता देते हैं थोड़ा सा कि किसी भी सेंटेंस में अगर आपको एक भी वर्ब मिले, किसी भी सेंटेंस में अगर आपको एक भी वर्ब मिले तो वो जो वर्ब होगा वो मेन वर्ब कहलाएगा, प्रिंसिपल वर्ब कहलाएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब नहीं। जैसे अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ जो आ रहा है एक वर्ब आ रहा है आर, रमेश एंड सोहन आर फ्रेंड्स। यहाँ देखने में लग रहा होगा कि ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सब तो हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। लेकिन नहीं, ध्यान देना है आपको कि किसी भी सेंटेंस में अगर किसी भी प्रकार का केवल और केवल एक वर्ब मौजूद हो तो उस वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब कहा जाता है, मेन वर्ब कहा जाता है, ना कि हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, किसी भी सेंटेंस में किसी भी प्रकार का अगर केवल और केवल एक वर्ब मौजूद हो तो उसे हेल्पिंग वर्ब ना कह करके बल्कि प्रिंसिपल वर्ब की श्रेणी में रखा जाएगा, मेन वर्ब की श्रेणी में रखा जाएगा। तो इसको आप नोट करें, हम साइड होते हैं। चलिए अब चलते हैं, थोड़ा सा वर्ब का ही कुछ बात कर लेते हैं। अगर वर्ब पढ़ रहे हैं बेसिक में तो वर्ब यूज के आधार पर, प्रयोग के आधार पर दो कैटेगरी में बढ़ जाता है। एक आता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में और एक आता है मेन वर्ब के रूप में। किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग तभी संभव है जब उसमें एक मेन वर्ब है। अगर मेन वर्ब नहीं है तो बिना मेन वर्ब का हेल्पिंग वर्ब कभी भी किसी सेंटेंस में नहीं रह सकता। और अगर आपको इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, है कुछ भी दिख जाए केवल एक वर्ब तो उसे आप आज से मेन वर्ब बोलेंगे, ना कि हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। दोस्तों, मेन वर्ब की कोई संख्या का पता नहीं है, इसकी संख्या का कोई पता नहीं है। लेकिन आपको बता दें, हेल्पिंग वर्ब जो होता है, एक्जुलरी वर्ब जो होता है, इसकी संख्या 24 होता है। इज, एम, आर, वाज, वेयर भी हो जाता है, डू, डज, डिड आता है, हैज, हैव, हैड आता है। ठीक है, 13 मोडल्स आता है। ठीक है, और टोटल मिलाकर के हेल्पिंग वर्ब्स की संख्या 24 हो जाता है। तो अभी हम इसकी चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे, इसका चर्चा जब हम पढ़ेंगे, वर्ब चैप्टर को पढ़ेंगे, तब हम वहाँ पे विस्तार से देखेंगे। अभी मात्र इतना हम आपको बता दिए कि हेल्पिंग वर्ब की संख्या आपको याद रखना है, इंग्लिश में 24 होता है, जबकि मेन वर्ब की कोई संख्या का पता नहीं होता है। क्योंकि सोच लीजिए कि जब इंग्लिश का निर्माण हो रहा था उस टाइम ही करीब तो 7.5 लाख मेन वर्ब की संख्या था। तो सोचिए अभी कितना हुआ होगा। ठीक है, और डेली कुछ नए नए वर्ड्स का निर्माण होता ही जाता है, तो आप इसका नहीं पता लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है इसका मालूम है संख्या कि ये कितना है, तो ये 24 है। आगे चलेंगे, अगर देखिए, अगर आपको ये प्रॉब्लम होता है कि वर्ब को हम कैसे पहचानेंगे, तो मेन वर्ब को पहचानने का एक सबसे बेहतर रूल है, एक सबसे बेहतर ट्रिक जिसे कह सकते हैं। तो मेन वर्ब का पता लगाने के लिए हम जैसे लिख सकते हैं कि साधारणता
साधारणतः हिंदी का वह शब्द जिसका अंतिम अक्षर ना हो उसे वर्ब की श्रेणी में रखा जाता है, उसे वर्ब की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो अब देखेंगे थोड़ा सा कि ये है क्या, लिखा हुआ क्या है। देखिए दोस्तों, हम लिखे हैं कि साधारणतः हिंदी का वह शब्द जिसका अंतिम अक्षर ना हो। ये देखिए कीवर्ड है। ठीक है, ये क्या है, कीवर्ड है। कीवर्ड मतलब कि वह पॉइंट जिसके सहारे हम पकड़ सकते हैं कि वो वर्ब है या नहीं है। तो हम क्या बोले कि साधारणतः हिंदी का वह शब्द जिसका अंतिम अक्षर क्या हो, ना कर ना हो, उसे वर्ब की श्रेणी में रखा जाता है। तो अब देखेंगे थोड़ा सा कुछ एग्जांपल लेकर के, जैसे अगर हम बोले खाना, खेलना, पढ़ना, बोलना, पीटना, दौड़ना, एक्सेट्रा। तो अब आप ये देखें सभी के अंत में क्या आ रहा है, ना आ रहा है। तो हिंदी का साधारणतः हिंदी का वह शब्द जिसका अंतिम अक्षर क्या हो, ना हो, सब जगह देखिए क्या आ रहा है, ना आ रहा है। तो इसे हम लोग क्या समझ लेंगे, इसे वर्ब समझ लेंगे। तो ध्यान रखना है कि साधारणतः हिंदी का वह शब्द जिसका अंतिम अक्षर ना आता है, ना होता है, उसे हम लोग वर्ब कहेंगे। अब चलिए, कुछ ऐसे भी नटखट आदमी होते हैं जिनके दिमाग में कुछ आता है। ठीक है, अब उनका दिमाग में क्या आएगा, अब बोलेगा हम तो रहते हैं पटना में, तो पटना क्या होगा। अब देखिए पटना, ये आप किसका नाम बता रहे हैं, किसी जगह का नाम बता रहे हैं। अब सोचिए, जब आपको मालूम है कि ये जगह का नाम है, फिर आप क्यों थेथरोलॉजी लगा रहे हैं। तो थेथरोलॉजी नहीं लगाना है, जो साधारणतः रूल जो होता है उसको दिमाग में भर लेना है, क्योंकि थेथरोलॉजी जो होगा एग्जाम में काम नहीं देगा, एग्जाम में काम देगा यही रूल। ठीक है, जिसके सहारे आप एग्जाम में कुछ कर सकते हैं। अब चलिए हम ये भी साबित करते हैं थोड़ा सा कि पटना क्या है। आप कभी कभी सोचे होंगे, ठीक है, आप कभी कभी ये देखे होंगे कि कहीं कहीं कुछ करते हैं, लाते हैं, ठीक है, तो हमारे पड़ोस वाले बोलते हैं और ये कितना में पट गया। ठीक है, मान लिया जाए, देखिए जैसा कि हमारे एक हुआ था हमारे यहाँ, मतलब कोई रोड पे एक बैल खरीद कर जा रहे थे लोग, तो वहाँ पे एक आदमी पूछे थे कि बोल भाई साहब बली कितना में पट गया है। ठीक है, मतलब कि ये सौदा जो आपको मिला है ये कितना का है। ठीक है, ये जो आप बैल खरीदे हैं ये कितने में आपको छोड़ा गया है। ठीक है, तो वहाँ पे बोला गया था कि हाँ इतना में हमको दिया गया है, तो इतना में पट गया। पटना मतलब या पटाना, जिसको आप बड़ा ही अपने लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि पटना पटाना बहुत ही आपको बेहतर शब्द लगता होगा। तो ये भी क्या है, किसी भी चीज का सौदा कर लेना, अर्थात उसे पटना हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए अब किसी का दिमाग में ऐसा आता है, बल हमारे भाई साहब का नाम है मोहना, लीजिए मोहना। अब मोहना आपको मालूम है कि आपके भाई का नाम है, फिर भी आप यहाँ पे वर्ब की कैटेगरी में लाना चाह रहे हैं, मतलब आप थेथरोलॉजी तो लगा रहे हैं। अब थेथरोलॉजी लगा रहे हैं तो हमरा जैसा आदमी रहेगा तो आपको प्रूफ करके दिखाइए देंगे कहीं ना कहीं से। ध्यान से सुनिएगा, मोहना भी एक वर्ब है और एक पटना भी वर्ब है, जैसा कि हमने आपको बताया। ठीक है, पटना या पटाना। ठीक है, तो अब देखेंगे मोहना। मोहना क्या होता है, आप कभी कभी कोई फंक्शन में गए होंगे जहां देखे होंगे कि कुछ ऐसे भी एक्टर होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं कलाकार जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा होता है। बोला जाता है हाँ भाई साहब देखे ना, वो जो कलाकार था ना वो तो सभी का मन को मोह लिया, या फिर कोई बच्चा जो होगा, हाँ ये बहुत मनमोहन है। ठीक है, मतलब दूसरे के मनों को
वो मोह देता है, दूसरे के मनों को वो बड़ा ही खुश कर देता है, तो उसे हम लोग कह देते हैं मोहना। ठीक है, तो ये भी आपका वर्ब की श्रेणी में आ सकता है। लेकिन चलिए, थेथोलॉजी की तो कमी नहीं है। अब कोई आदमी बोल देता है कि अच्छा एक बात बताइए कि हमारे पड़ोस वाला कोई है जिसका नाम है करीना। क्या है? करीना। ये भैया, जब आपके पड़ोस वाला है तो आप पड़ोस वाला से पड़ोसी गिरी कीजिएगा। ठीक है, वर्ब की श्रेणी में लाइएगा, आपका नंबर काट लेगा, मतलब आप फेल हो जाइएगा। ठीक है, तो ज्यादा थेथोलॉजी नहीं करना है, जहां तक कि आपका थेथोलॉजी काम करे बस वहीं तक के करना है। और अगर ग्रामर और इंग्लिश को जानना है तो थेथोलॉजी से दूर रहना है, और एक चीज जान लेना है कि जो भी जनरल रूल होता है उस रूल को लेकर के चलना है। ठीक है, तो यहाँ तक कि आप देखेंगे और लिखेंगे, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो लिखा ही गया होगा, आगे देखते हैं। ये था आपका वर्ब का कहानी। आगे हम लोग ऑब्जेक्ट को लेकर के चलेंगे। अगला आपका आता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में हमने जान लिया, वर्ब के बारे में जान लिया, अब आ गया ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। ऑब्जेक्ट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं कर्म। ये क्या होता है? तो ध्यान से पहले समझना है कि जब किसी सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य संपादित, क्या बोला? जब किसी सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य संपादित किया जाता है, जब किसी सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य संपादित किया जाता है और उस कार्य का प्रभाव किसी पे पड़ता है, तो जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या बोले? जब किसी सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य किया जाता है और उस कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मान लिया जाए, अगर आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल कभी कभी ऐसा होता है, ये एक ऐसा वस्तु है जो बड़ा ही हैंग करने लगता है, और जब ज़्यादा हैंग करता है तो दिमाग हम लोग का हैंग हो जाता है और उसे मारते पटक देते हैं। सोच लीजिए कि उसका पटकना, आपका उस मोबाइल को पटकना, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि वो मोबाइल पे प्रभाव पड़ा, आपने काम कर दिया, लेकिन इसका प्रभाव किसको भुगतना पड़ा? उस मोबाइल को भुगतना पड़ा। अब इसके बाद आपको जो भी लगे, आपका जो भी पछतावा हो, आपके ऊपर जो भी प्रभाव हो, लेकिन इस काम का प्रभाव जो है वो किस पे पड़ा? मोबाइल पे पड़ा। तो क्या हो गया? मोबाइल जो होगा वो ऑब्जेक्ट हो गया। आगे कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लिया जाए, अगर आप मेरे क्लास में आए पढ़ने के लिए और मैं अगर आपको एक मीनिंग शीट दिया कि चले इसमें 20 मीनिंग है और इस मीनिंग को याद करके आना आपको घर से। जब आप दूसरे दिन मेरे क्लास में आए और जब हम आपसे सुनना शुरू किए कि चलिए आप मीनिंग सुनाइए, तो आप नहीं सुना पाए, तो उसके बदले हम आपको डंडा पीटें। ठीक है, आपको हम पीटें। अब क्या हुआ? हमने कोई काम किया पीटने का, आपके हाथ पे जब लगेगा चाबुक जैसा तो आपको तो प्रभाव पड़ना ही है, दर्द होना ही है। तो क्या हुआ? हमने कोई काम किया जिसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ा। ठीक है, तो सब्जेक्ट के द्वारा अगर कोई कार्य किया जाता है और उस कार्य का प्रभाव किसी पे पड़ता है तो प्रभावित होने वाला वस्तु या प्रभावित होने वाला व्यक्ति ही वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मान लीजिए, एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। सब्जेक्ट कौन? राम। वर्ब क्या? मारना। और किससे मारा? रावण को मारा। अब रावण जो होगा वो क्या हो जाएगा? रावण जो होगा ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि राम का मारने का काम जो हुआ वो किसको प्रभावित कर रहा है? रावण को कर रहा है प्रभावित। जो किसी काम के द्वारा प्रभावित हो जाए तो उस प्रभावित होने वाले को ही ऑब्जेक्ट कहते हैं। आई होप आपको अब समझ में अच्छा से आ ही गया होगा। ठीक है, तो आगे अब चलते हैं, देखते हैं इसके बारे में।
कि जब किसी सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य संपादित होता है तो उस कार्य से प्रभावित होने वाले को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। गौर कीजिएगा, जब किसी सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य संपादित होता है तो उस कार्य से प्रभावित होने वाले को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। सीधा सी सिंपल सी एक एग्जांपल आपको हम दिखाते हैं। राम किल रावण, राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। अब आप खुद सोच सकते हैं, राम ने काम किया, इस काम का रावण पे प्रभाव पड़ा, रावण क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रावण क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो राम सब्जेक्ट हुआ, किल जो हुआ ये वर्ब हुआ, और ये रावण जो आया ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, जैसे मान लिया जाए, अगर हम आगे बोलेंगे आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ। अब सोचिए कि मेरे पढ़ाने से आपके ऊपर कोई तो प्रभाव पड़ रहा होगा, कुछ तो दिमाग में जा रहा होगा या निकल रहा होगा। ठीक है, तो ये जो हुआ यहाँ पे आप यू को देख रहे हैं, यू क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैंने ये काम किया पढ़ाने का, और पढ़ाने का जो असर हुआ आपके ऊपर हुआ, तो ये जो आ रहा है आपका यू, यही ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो आई होप यहाँ तक के तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसको भी थोड़ा सा नोट करें, तब तक के हम हट जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं। जैसे हमने सब्जेक्ट के बारे में एक कीवर्ड देखा कि व्हाट या हु से प्रश्न करने के बाद अगर आंसर मिलता है तो उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। जब किसी हिंदी शब्द के अंत में ना होता है उसे हम लोग वर्ब की श्रेणी में रखते हैं। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट का कोई कीवर्ड। ठीक है, ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो ध्यान देंगे, व्हाट या होम से, व्हाट का मतलब आपको मालूम है क्या, और होम का मतलब होता है किसे या किसको, किसे या किसको। ठीक है, अब देखेंगे कि व्हाट से अगर प्रश्न किया जाए और होम से अगर प्रश्न किया जाए, इन दोनों में से किसी एक का अगर आंसर मिल गया तो इससे प्राप्त आंसर जो होगा, इससे प्राप्त उत्तर जो होगा, वही हम लोगों का ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, हम लोगों का ऑब्जेक्ट होगा। हाँ, देखेंगे
कि जब व्हाट या हुम से प्रश्न किया जाता है और व्हाट या हुम से प्रश्न करने पर किसी एक का आंसर मिल रहा हो तो वही आंसर के रूप में जो आएगा वो मेरा ऑब्जेक्ट होगा। जैसे हमने अभी बोला कि राम किल्ड रावण। अब थोड़ा सा एक चीज यहाँ पे समझना है कि जब कभी नॉन लिविंग थिंग अर्थात जब कभी निर्जीव किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा तो उसके लिए हम प्रश्न करने के लिए व्हाट का प्रयोग करेंगे, और किसी सेंटेंस का अगर ऑब्जेक्ट के रूप में कोई मानव होगा, लिविंग होगा, तो उसके लिए प्रश्न करने के लिए हुम का प्रयोग करेंगे। अर्थात हुम का प्रयोग लिविंग के लिए और व्हाट का प्रयोग नॉन लिविंग के लिए। अभी हम लोगों ने देखा था कि राम किल्ड रावणा, राम किल्ड रावण। अब हमको रावण के बारे में पता लगाना है, ऑब्जेक्ट के बारे में पता लगाना है। जब ऑब्जेक्ट के बारे में पता लगाना है तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे आप क्वेश्चन करें। हम ये लिख सकते हैं कि whom did राम किल, whom did राम किल, राम ने किसे मारा, राम ने किसे मारा। तो आपके दिमाग में आंसर आ ही गया होगा कि राम ने किसे मारा, राम ने रावण को मारा। तो ये जो प्राप्त हुआ हम लोगों को रावण, यही रावण क्या मिला हम लोगों को, ऑब्जेक्ट मिल गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। जब कभी व्हाट या whom से प्रश्न करेंगे हम लोगों को उत्तर मिल जाएगा, जवाब मिल जाएगा, तो वही जवाब जो होगा हम लोगों का ऑब्जेक्ट होगा उस सेंटेंस का। तो यहाँ आप इसको नोट डाउन करें। लिख लिए होंगे। चलिए एक और पॉइंट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। फिर वही प्रश्न आता है कि किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट के रूप में कौन कौन सा आ सकता है। टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे। नाउन प्रोनाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से किसके किसके पास ऐसा क्षमता है, एबिलिटी है, योग्यता है या अधिकार है जो किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन सकता है, किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो मैं आपको बता दूं वह केवल 2 है, या तो वो नाउन होगा, या तो वो नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, या नाउन इक्विवेलेंट होगा, अर्थात नाउन के जैसा वर्क करने वाला कोई शब्द होगा, ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट के रूप में काम करने के लिए केवल यही आ सकता है, नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, या नाउन इक्विवेलेंट भी आ सकता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं चलिए इसको आप समझ लिए होंगे। नाउन इक्विवेलेंट मतलब कि नाउन के जैसा अगर कोई ट्रीट करने वाला शब्द है तो वो किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट का काम कौन कौन कर सकता है। नाउन कर सकता है, प्रोनाउन कर सकता है, या नाउन इक्विवेलेंट कोई शब्द कर सकता है। तो यहाँ से हम लोगों को एक चीज देखने को मिला, कॉमन चीज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में, कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम जो कर सकता है वो केवल यही 3 कर सकता है। वो नाउन हो सकता है, या प्रोनाउन हो सकता है, या नाउन इक्विवेलेंट हो सकता है। बस 3 के पास ही इतना क्षमता है जो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। और बाकी पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में पूरा 8 जो आपके पास है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें से 8 में से किसी के पास ऐसी योग्यता नहीं है कि वो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट का काम कर सकें। तो आप इसे भी डाउन कर लें, नोट करें। हो गया होगा। थोड़ा सा आगे देखते हैं। हमने पहले दिन चर्चा किया था कि ये इंग्लिश जो है ये लैंग्वेज है या सब्जेक्ट है।
तो हमने बताया था कि इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। भाषा क्या होता है? ध्यान से देखेंगे। लैंग्वेज इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, अर्थात भाषा जो है वो संचार की एक साधन है, अपने मनोभाव को प्रकट करने की एक साधन है। हम अपने मन के विचारों को आपको बताना चाहते हैं तो इसके लिए हमें भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। और भाषा कुछ भी हो सकता है जिससे कि आप समझ सकते हैं। मैं बोलकर हिंदी में बोलूं, मगहिया में बोलूं, इंग्लिश में बोलूं, फ्रेंच में बोलूं, तमिल बोलूं, ठीक है, वो कोई भी लैंग्वेज हो सकता है। तो लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज को बोला जाता है द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब किसी भी संचार का स्रोत जो होता है, साधन जो होता है, उसे हम लोग भाषा कहते हैं। अब देखते हैं कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है इसमें कितने चीज़ों को, कितने फैक्ट्स की सबसे प्रमुखता होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो वो होता है केवल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसके सहारे हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो वो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, या अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा आप लिख लेंगे कि लैंग्वेज इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज जो है वो किस संचार की साधन होता है, संचार की एक सोर्स होता है। अब देखेंगे देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। इन इंग्लिश लैंग्वेज क्या बोला जा रहा है कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिसका चर्चा हम यहाँ पे अभी तुरंत करेंगे। वो कौन कौन होता है? नाउन। अच्छा, इसके पहले थोड़ा सा आपको हम ये कर दें एक्सप्लेन कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। लोगों को बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आज बताते हैं। आज तो अब टाइम उतना ज़्यादा है नहीं, ठीक है, तो कुछ एक्सप्लेनेशन आज कर देते हैं, उसके बाद हम इसका कल वाला वीडियो में पूरा आपको अच्छे से समझा देंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, चलिए सुनिए ध्यान से। मान लीजिए कि इंग्लिश का जितने भी वर्ड हैं इस दुनिया में जितने भी इंग्लिश का वर्ड हैं, ठीक है, हम इंग्लिश वर्ड की बात कर रहे हैं क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इंग्लिश का जितने भी वर्ड हैं इस दुनिया में, सोच लीजिए कि उसको हम लोग एक गोदाम में ला करके बंद कर दिए। क्या कर दिए? एक गोडाउन जो होता है, ठीक है, जहाँ पे सारी चीज़ों को रखा जाता है, उसमें ला करके बंद कर दिए। अब इसमें आप देखेंगे तो मान लिया जाए हम कुछ वर्ड्स को यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं। मान लिया जाए वाटर को ले लिए, पेन को ले लिए, बॉय को ले लिए, राम को ले लिए, पेयर हो गया, ब्रदरहुड हो गया, सिंपैथी हो गया, एक्सेट्रा। चलिए, हमने मान लिया कि यह है एक इंग्लिश का पूरा दुनिया, जिसमें से इंग्लिश का पूरा शब्द समाया हुआ है। बस इतना में ही हमने इंग्लिश का पूरे शब्द को मान लिया जाए कि रखते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी शब्द हैं, अब थोड़ा सा इसको कैटेगराइज करते हैं, देखते हैं। वाटर इधर लिखते हैं, वाटर, पेन, बॉय, राम, एयर। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपको पता चल रहा होगा, ठीक है, कि वाटर एक ऐसा पदार्थ होता है, ऐसा वस्तु होता है जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं। पेन एक ऐसा वस्तु है जिसे हम लोग गिन सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। बॉय एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि
ये दिख सकता है, ये छुआ जा सकता है, इसे महसूस किया जा सकता है, ये क्या है। उसके बाद हमने राम की बात किया, तो राम जो है ये किसी खास का नाम हो गया, किसी खास व्यक्ति का नाम हो गया। एयर जो है इसे हम लोग ना तो देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, ना ही पकड़ सकते हैं, सिर्फ इसे हम लोग फील कर सकते हैं। तो चलिए अगर हम बात करें, बस इतना सा वर्ड हमने लिया, तो इतना सा वर्ड्स में ही हमें ऐसा फील हुआ कि ये सारे वर्ड्स जो होते हैं वो अलग अलग नेचर के होते हैं। ठीक है, इसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, इसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, पकड़ नहीं सकते हैं। राम जो आया है किसी पर्सनल व्यक्ति का नाम है, ये किसी निजी का मामला है। बॉय जो आया ये सभी का अधिकार ऐसे शब्द पे होते हैं, ऐसे वर्ड पे होते हैं। तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जिसे अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे मान लिया जाए अपने गांव में देख लिया जाए, अपने क्षेत्र में देख लिया जाए, तो बोला जाता है ये फलाना जाति का है, ये चिलाना जाति का है, ये है, ये वो है। तो उसे कैसे कैटेगराइज किया जाता है? उसे जाति के आधार पर कैटेगराइज किया जाता है, उसे जाति के आधार पर बांट दिया जाता है, और वो जो अपने जाति में होता है वो अपने जाति में जाकर के समावेशित होकर रहता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जितने भी इंग्लिश के सारे वर्ड्स होते हैं उन सभी शब्द का प्रयोग हम एक जैसे कर तो सकते नहीं। ठीक है, तो इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी सारे शब्द हैं, सारे शब्दों को उसके प्रयोग के आधार पे सेंटेंस में कैसे प्रयोग करना है। अभी हमने बात किया नाउन और प्रोनाउन और नाउन इक्विवेलेंट का, जिसके बारे में बोला कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। एक बात बताइए, कभी भी कोई नाउन वर्ब का काम कर सकता है? कभी भी कोई प्रीपोजिशन सब्जेक्ट का काम कर सकता है? कभी भी कोई कंजक्शन ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है? जी नहीं कर सकता है। तो सब्जेक्ट का काम करने के लिए कौन कौन आता है? नाउन प्रोनाउन आता है या नाउन इक्विवेलेंट आता है। वर्ब का काम केवल वर्ब कर सकता है, कंजक्शन का काम केवल कंजक्शन कर सकता है। तो इसी प्रकार से आपको ये समझना है कि इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी सारे शब्द हैं, सारे शब्दों को उनके सेंटेंस में यूज के आधार पे, सेंटेंस में प्रयोग के आधार पे उन्हें टोटल 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में बांटा गया है। उसे ही हम लोग बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की चर्चा विशेष हम कल करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे बस ये बता देना चाहते हैं कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिसे हम यहाँ पे लिख भी देना चाहेंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, और एक आपका 8वां जो आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरजेक्शन। ये हुआ आपका 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। कौन कौन है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अब इसके बाद इसके बारे में हम चर्चा विशेष कल करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। अब देखिए कमेंट कुछ ऐसा आ रहा था कि आप लास्ट का वीडियो में, ये पिछले वीडियो में लास्ट में ये तो बता दिए होते कि अगला वीडियो कब होगा, कब आएगा। तो आपको मैं एक चीज़ श्योर कर दूं कि मैं अब डेली अपना एक वीडियो छोड़ूंगा, डेली एक वीडियो अपडेट करूंगा। ठीक है, जिसे आप लोग देखते रहेंगे अच्छे से। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आपको फ़ायदे मिल रहे हैं तो आप फ़ायदे लें। इसके लिए आपसे ना तो कोई पैसे लिए जा रहे हैं, ना ही कोई और चीज़। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं, मैं होल ग्रामर और पूरे इंग्लिश का निचोड़ जो होगा वो पूरे यूट्यूब पे डालना चाहूँगा। ठीक है, जिसका फ़ायदा आप लोगों को मिल सके। अगर आप लोग चाहते हैं, आप लोग में से कोई ऐसा चाहते हैं कि जिसे विदाउट फी का
बिना पैसा दिए अगर हम फुल कोर्स पढ़ लें तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। ठीक है, तो मैं यूट्यूब पे सारे वीडियो को डालता जाऊंगा। आपका फर्ज ये बनता है कि आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जाकर के वीडियो को देखें, जिससे आपका फायदा मिल सके। और अगर किसी भी प्रकार का त्रुटि होता है तो आप कमेंट करें, उसमें हम फिर आपको सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम होने के बाद आप हमें जस्ट कमेंट करें, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन आपको वीडियो बना करके सेंड करते रहेंगे। ठीक है, तो आज तक बस इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे लिख लें, उसके बाद विशेष चर्चा हम कल करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। और आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगला वीडियो कब आएगा। अगला वीडियो डेली एक वीडियो हम छोड़ेंगे, जिसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, अपने मोबाइल में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी बता देंगे। ठीक है, गुड नाइट।